28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर लार्ज स्केल में अटैक किया गया। और इस अटैक का अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है और वहीं इजराइल ने इस अटैक का नाम ऑपरेशन रोरिंग लायन रखा है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा यह अब तक का किया गया सबसे बड़ा जॉइंट ऑपरेशन। ईरान पर अटैक करने का इनका मकसद ईरान को न्यूक्लियर पावर होने से रोकना है। ईरान में जितने भी डिफेंस सिस्टम है, जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, उनको पूरी तरह खत्म करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि ईरान में जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसको गिराना अमेरिका का सबसे बड़ा काम है। और इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की डेथ हो गई और ये कंफर्मेशन ईरान की मीडिया एजेंसी ने खुद की है। ये तो कंफर्म हो गया है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली, उनकी इस वॉर में डेथ हो चुकी है। और इस वॉर में इजराइल और अमेरिका के द्वारा तेहरान के कई सारे सिटीज में अटैक किया गया है। यहाँ तक कि एक स्कूल तक में अटैक किया गया है जिसमें मोस्ट ऑफ द लड़कियों की डेथ हो गई। ईरान के द्वारा बताया जा रहा था कि इस स्कूल के पास IRGC जो ईरान की एक सीक्रेट एजेंसी है उसका नवल बेस था। और अमेरिका के कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी पता चलता है कि अमेरिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वहीं ईरान ने रिटेलिएट करते हुए सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इन सारी कंट्रीज में US के जितने भी एम्बेसी है, एयर स्पेस है, हेडक्वार्टर्स है, उनको टारगेट किया। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये वॉर स्टार्ट कैसी हुई? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक कैसे अमेरिका ईरान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है और उसी के साथ इजराइल भी बीच में अमेरिका के साथ जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या है पूरा मामला और कैसे इजराइल और अमेरिका को खतरा है ईरान से। तो इसकी शुरुआत होती है जून 2025 में। इस टाइम पे भी अमेरिका ने ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था। ट्रंप का कहना था कि इस अटैक में ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इनका सीधे तौर पे ये कहना था कि हम ये अटैक केवल ईरान को न्यूक्लियर पावर होने से बचाने के लिए कर रहे हैं। और इस अटैक के रिटेलिएशन में ईरान ने अमेरिका के ऊपर कुछ छोटे मोटे अटैक किए थे, मतलब लार्ज स्केल पे वॉर डिक्लेयर नहीं किया था जैसे कि अब किया है। फिर आता है दोस्तों 28 फरवरी 2026 जिसमें इजराइल और अमेरिका दोनों जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू ईरान के ऊपर एक लार्ज स्केल में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पे भी उनका सीधे तौर पे यही कहना कि ईरान को न्यूक्लियर पावर होने से बचाना है। सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन का मोटो ईरान के पूरे डिफेंस सिस्टम को और जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना। और इस जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की एक एयर स्ट्राइक में डेथ हो जाती है और ये डेथ ईरान की एक मीडिया एजेंसी ने खुद कंफर्म की है। और इस स्ट्राइक में अयातुल्लाह अली के पूरे फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं। इसके अलावा तेहरान में IRGC के कमांडर सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम पे भी कई सारे अटैक किए गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के एक स्कूल तक में अटैक किया जाता है। हालांकि अमेरिका के कुछ रिपोर्ट से ये पता चलता है कि अमेरिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी IRGC का ये कहना है कि यहाँ पे IRGC का एक नवल एयरबेस था और अमेरिका को केवल इसी के बारे में आइडिया था। और स्कूल के इस अटैक में लगभग 153 गर्ल्स की डेथ हो जाती है। हालांकि यूनेस्को ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सीधे तौर पे वायलेशन है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के द्वारा इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। अयातुल्लाह अली की डेथ कंफर्म हो चुकी है और ये डेथ ईरान की स्टेट मीडिया एजेंसी ने खुद कंफर्म की। तो अभी ईरान में इंटरिम गवर्नमेंट रूल में और अयातुल्लाह अली की डेथ में ईरान में 40 दिनों का शोक दिवस मनाया जा रहा है। इन अटैक के करीब 2 घंटे बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के एयरबेस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, एम्बेसीज हैं, उन पर लार्ज स्केल में अटैक किया है। और इस अटैक में ईरान के द्वारा हाई रेंज मिसाइल यूज की गई। तो दोस्तों ये वॉर अभी काफी दिनों तक चलने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितने भी एम्बेसीज या कि एयर बेसेस हैं USA की, उन पर अटैक किया तो उन्होंने सारी स्ट्रेटजी बताई कि किन किन वेज में ईरान अमेरिका के एयर बेस में अटैक करने वाला है। पहली वेव है US बेसिस पर, दूसरी वेव है इजराइल पर और तीसरी और चौथी वेव है कि गल्फ देशों में जितने भी एयर बेस या हेडक्वार्टर्स हैं उन पे अटैक करना, यहाँ तक कि सिविलियंस तक को टारगेट करना है। और जैसे इजराइल अमेरिका के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू ईरान पे अटैक कर रहा है, वहीं ईरान का साथ दे रहे हैं उसके प्रॉक्सी ग्रुप।
से यमन से हुतीज ने रेड सी पर अमेरिका और इजराइल पर लार्ज स्केल में अटैक किया, ड्रोन्स और मिसाइल से यूएस शिप्स को टारगेट किया। आईआरजीसी का कहना है कि हुतीज उनके ट्रू प्रॉमिस 4 का पार्ट है, यानी इसके पहले भी ट्रू प्रॉमिस 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स पे भी टारगेट किए। दिखता है दोस्तों कि वर्ल्ड में ऑयल के क्राइसिस बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इजराइल ईरान पे अटैक क्यों कर रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो दोस्तों इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, अमेरिका से भी ज्यादा, क्योंकि इजराइल के सुप्रीम लीडर नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर्स का कई बार से ये कहना है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल को पूरी तरह तबाह कर सकता है। और ये सही साबित तब हो गया जब ईरान के लीडर्स इजराइल को बार बार ये धमकी देने लगे कि उसे वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देंगे। इसलिए इजराइल ने अमेरिका के साथ ऑपरेशन रोइंग लॉयन लॉन्च किया और जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू ईरान पे लार्ज स्केल में अटैक किया। अब यहाँ तक ये तो समझ में आता है कि इजराइल ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ईरान पे अटैक किया है, लेकिन यहाँ अमेरिका का क्या लेना देना है, मतलब अमेरिका क्यों ईरान पे अटैक कर रहा है। और इसके पहले भी 25 जून 2025 को भी अमेरिका ने ईरान के कई सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइट्स पे अटैक किए थे। तो दोस्तों इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन है न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। ट्रंप का सीधे तौर पे कहना यह है कि ईरान को किसी भी तरह न्यूक्लियर पावर नहीं होने देंगे, यानी ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने का काम कर रहे हैं। 2025 के हमलों के बाद ट्रंप ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया गया। दूसरा रीजन है दोस्तों ईरान के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना। यहाँ तक कि ट्रंप ने आईआरजीसी को सरेंडर करने तक का अल्टीमेटम दिया था। इसका मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना था। अब जब मिलिट्री ही नहीं रहेगी, जब सोल्जर्स ही नहीं रहेंगे, तो ड्रोन्स और मिसाइल्स को ऑपरेट कौन करेगा। ट्रंप का मानना यह है कि ईरान को पीस थ्रू स्ट्रेंथ के थ्रू ही जवाब दिया जा सकता है, यानी अपनी ताकत के थ्रू ही ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो भी बात ईरान नहीं मान रहा है, ईरान के लीडर्स जो बात नहीं मान रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात, उनको केवल स्ट्रेंथ के थ्रू ही रोका जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों रिजाइम चेंज, यानी जो अयातुल्लाह अली की जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है, यानी उसकी गवर्नमेंट को पूरी तरह गिराना है ईरान से, जिसके थ्रू ईरान में एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और कोई भी लीडर्स ऊपर आने की बात नहीं करेगा। और इसके पहले भी ईरान में अमेरिका के पपेट गवर्नमेंट बन चुकी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों इजराइल की सिक्योरिटी। इजराइल और अमेरिका का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इसलिए ईरान इजराइल पे अटैक ना करे, इसके लिए ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स थे उनको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना छोड़ दे या सरेंडर कर दे तो वो अटैक्स रोक देंगे, लेकिन दोस्तों अभी अटैक्स जारी है और ट्रंप का ये कहना है कि ये अटैक्स करीबन 1-2 हफ्ते तक चल सकते हैं। हालांकि ये वॉर ईरान और इजराइल के थ्रू चलना चाहिए, क्योंकि इजराइल को सबसे बड़ा थ्रेट था ईरान से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए इजराइल और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया ईरान में। लेकिन इसके पहले दोस्तों ईरान ने कभी भी इजराइल पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। हालांकि उसने कई बार प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू इजराइल पे अटैक करवाए, जैसे हमास या फिलिस्तीन हो गए, इनके थ्रू इजराइल पे कई बार अटैक करवाए हैं, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं करवाया। इनका ज्यादा बिलीफ इनडायरेक्ट वॉर पे हुआ है, यानी प्रॉक्सीज ग्रुप के थ्रू अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करवाना। हालांकि इसका एक रीजन ये भी है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ईरान के मिसाइल्स को एयर में ही इंटरसेप्ट करके वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम में ईरान बहुत ही कमजोर है। इसलिए यहाँ तक आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि मेन रीजन अमेरिका का ईरान पे अटैक करने का केवल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना है। तो क्या कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकती? अभी तो कई सारी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स है, इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है। तो ईरान में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन सके? तो 1968 में एनपीटी नाम का एक इंटरनेशनल ट्रीटी बना, यूएस ने पूरी तरह प्रमोट किया। इस ट्रीटी में ये लिखा था कि केवल 5 देश ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, और ये 5 देश 1968 के पहले न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। 1968 के बाद अब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकती। 1968 के पहले यूएस, यूके, चाइना, रसिया और फ्रांस, इन सारे कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। हालांकि उसके बाद कई सारे कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, अमेरिका से चोरी छुपी। लेकिन इस ट्रीटी का ये भी कहना था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते। और ईरान के द्वारा अमेरिका को बार बार यही कहना था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं, बस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ये दोनों बातें बहुत ही अलग है। न्यूक्लियर एनर्जी का हम कई सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, यानी एक ऐसे वेपन्स बनाना जिसको हम वॉर में अपने अपोजिट एनिमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जब कोई कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश जब न्यूक्लियर पावर होने की कोशिश करते हैं,
तो अमेरिका सैंक्शन या मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में आपने ये तो सोचा होगा कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है? तो अभी तक तो नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के अलावा अभी कोई भी कंट्री इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं। अभी तक तो यहाँ कोई भी वर्ल्ड वॉर 3 का सीन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे यदि कोई भी बड़ी कंट्री जैसे चाइना या रसिया अगर इस वॉर में इन्वॉल्व होती है किसी भी तरह, तो जरूर देखने को मिल सकता है वर्ल्ड वॉर 3। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।